मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय हमारा चयन प्रक्रिया के सोपान है। पाठ्यक्रम के चयन एवं निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम का विकास शिक्षार्थी, शिक्षक तथा इसके अतिरिक्त अनुभव तथा अन्य तथ्यों पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम का संबंध शैक्षिक व्यवस्था से होता है और शैक्षिक व्यवस्था में लक्ष्य, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव तथा विषय वस्तु का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। जैसे पहला बता रहा हूँ मैं, ये पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया के सोपान है। पहला लक्ष्य एवं उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभवों का चयन, तीसरा है विषय वस्तु का चयन, चौथा है मूल्यांकन। पहला मैं बता रहा हूँ, उसका सोपान है लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम के निर्माण का प्रथम सोपान है, क्योंकि हम कोई भी गतिविधि करते हैं उसका कोई न कोई लक्ष्य एवं उद्देश्य होता है। जब एक अध्यापक किसी बालक के शारीरिक विकास के लक्ष्य को निर्धारित करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए छात्र से योग व व्यायाम करवाया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम उसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों के साथ द्वारा निर्धारित एवं विकसित होता है। लक्ष्य एवं उद्देश्यों में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्रकृति के आधार पर ही पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित होता है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक होता जा रहा है। वर्तमान समय में सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता होती है। अतः लक्ष्य एवं उद्देश्यों के द्वारा ही पाठ्यक्रम विकास संभव होता है। लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निम्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है। अभिभावक के लक्ष्य एवं उद्देश्य, पहला इसका क्षेत्र है। प्रत्येक अभिभावक अपने बालक को तकनीक ज्ञान प्रदान करना चाहता है, इसलिए पाठ्यक्रम को भी बालक के अनुरूप तैयार करना चाहिए। अभिभावकों के लक्ष्य एवं उद्देश्य भी पाठ्यक्रम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार अभिभावक आकांक्षा, लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम में लक्ष्य एवं उद्देश्यों का समायोजन किया जाता है। अब इसी में लक्ष्य एवं उद्देश्य में दूसरा है इसका बी नंबर, सामाजिक उद्देश्य व लक्ष्य। जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उसमें सामाजिक वातावरण को भी समाहित किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम में उस उद्देश्य को ही मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें सामाजिक विकास की भावना निहित होती है। सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में समाज से निहित ऐसे कार्यों का वर्णन किया जाए जिससे बालक के अंदर सामाजिकता आए और समाज से संबंध कार्यों द्वारा अपने उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्ति कर सके। सी नंबर है इसी में राष्ट्रीय उद्देश्य एवं लक्ष्य। राष्ट्रीय लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु भी पाठ्यक्रम में विविध उपायों का समावेश किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपनी आकांक्षा एवं आवश्यकता के अनुसार छात्रों का विकास करना चाहता है। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के उपायों को शिक्षा एवं पाठ्यक्रम द्वारा भी क्रियान्वित करना चाहता है। दूसरा है अधिगम अनुभवों का चयन। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, सोपान के बारे में। मैं पाठ्यक्रम का निर्माण बिना किसी अधिगम अनुभव के नहीं किया जा सकता, क्योंकि
जितने अधिक अनुभवों का पाठ्यक्रम में समाहित किया जाएगा, पाठ्यक्रम उतना ही चलाऊ एवं लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाला होगा। पाठ्यक्रम के निर्माण में ऐसे अधिगम अनुभवों को समाहित किया जाता है जिनके माध्यम से छात्रों का अधिगम स्तर ऊंचा तथा स्थायी बनाया जाता है, जो शिक्षण को प्रभावी बनाने के साथ सर्वमान्य भी होते हैं। अधिगम अनुभवों के चयन की प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर ए इसमें है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभवों को भी पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान किया जाता है। जितना अधिक शिक्षण प्रक्रिया का अनुभव होगा, छात्रों का अधिगम स्तर उतना ही अधिक उच्च होगा। अनुभव के आधार पर ही यह पाया गया कि खेल विधि के माध्यम से छात्रों का स्थायी अधिगम होता है तथा उनको विद्यालय व्यवस्था से अरुचि नहीं होती। इसी कारण से प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में खेल विधि को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। खेल विधि के द्वारा अधिक अनुभवों को पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। खेल विधि के द्वारा अनुभवों को प्रस्तुत करने से शिक्षण अधिगम को स्थायी बनाया जा सकता है। अब नंबर बी है इसमें शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षकों के विद्यालय जीवन के अनुभवों को भी उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम के चयन व निर्माण में शिक्षक व शिक्षार्थी की भूमिका अहम होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षकों के विद्यालय जीवन के अनुभवों को अवश्य समाहित किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर कभी किसी छात्र के प्रति नकारात्मक व्यवहार नहीं रखता। न ही वह चाहता है कि कोई भी शिक्षक अपने छात्र से नकारात्मक व्यवहार करे। इस प्रक्रिया को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए भी शिक्षक व्यवहार के स्वरूप एवं प्रकार नामक अध्याय के रूप में आवश्यकता के अनुसार सम्मिलित किया जाने लगा। शिक्षकों को अपने विद्यालय जीवन का इतना अधिक व अच्छा अनुभव होता है कि वह बालकों के स्तर को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। ऐसे अनुभवों को पाठ्यक्रम में स्थान देने पर छात्रों की अधिक से अधिक बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अब नंबर है 3 इसमें शिक्षण सूत्र संबंधी अधिगम अनुभव। पाठ्यक्रम में शिक्षण सूत्रों को समाहित करने पर छात्रों की रुचि पाठ्यक्रम का अध्ययन करने पर बढ़ जाती है। ऐसे शिक्षक सूत्रों को पाठ्यक्रम में अस्वीकार कर देना चाहिए जिनके द्वारा छात्रों के अधिगम स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षण सूत्र अधिकांश पाठ्य सामग्री को कठिन से सरल बना देते हैं। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो छात्रों का अधिगम स्तर उच्च बन जाता है। इससे छात्रों को अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण लगती है। इस प्रक्रिया का अनुभव जब शिक्षक करता है तो उसका यह अनुभव पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। इसी प्रकार के पाठ्यक्रम में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग संभव है। अगला नंबर है इसका डी, अधिगम सिद्धांतों संबंधी अनुभव। अधिगम सिद्धांतों संबंधी अनुभवों का प्रयोग पाठ्यक्रम में करने पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सकता है। जब शिक्षक के द्वारा इन अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण कार्य में किया जाता है तो शिक्षकों को इतना अच्छा अनुभव हो जाता है कि वह छात्रों के पाठ्यक्रम में इसे समाहित करने के बाद छात्रों के अधिगम स्तर को प्रभावी व उच्च बना सकते हैं। अधिगम संबंधी सिद्धांत में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत छात्रों को अच्छी मदद करता है, जिसके द्वारा बार बार प्रयत्न करके अधिगम स्तर को अच्छा एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। अब आता है इसका सोपान नंबर 3, विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का चयन भी पाठ्यक्रम के विकास का प्रमुख साधन है। यह पाठ्यक्रम विकास का तृतीय सोपान माना जाता है। उद्देश्य एवं अधिगम के बाद पाठ्य वस्तु के चयन के द्वारा पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है।
पाठ्य वस्तु के चयन के अनेक कारण विद्यमान होते हैं। पाठ्य वस्तु व विषय वस्तु के चयन चयन हेतु निम्न सोपानों में बांटा जा सकता है इनको। जैसे पहला है ए नंबर अभिभावकों की आकांक्षा। अभिभावकों की आकांक्षा भी पाठ्य वस्तु के चयन में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। कहा जा सकता है पाठ्य वस्तु का निर्धारण अभिभावकों की आकांक्षाओं के ऊपर निर्भर करता है। प्राचीन काल की पाठ्य वस्तु दर्शन शास्त्रीय एवं आदर्शवादी विचारधाराओं तक केंद्रित थी। वर्तमान समय की पाठ्य वस्तु में आदर्शवाद एवं दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश कम हो गया है। इसके स्थान पर प्रयोजवादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सम्मिलित करने वाली विचारधाराओं को अधिकता हो गई है। इसका मुख्य कारण अभिभावकों की इच्छा है। छात्रों की योग्यता एवं स्तर। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक रूप ग्रहण करता जा रहा है। प्रत्येक छात्र की योग्यता एवं स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित करने के लिए पाठ्य वस्तु का चुनाव भी छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार किया जाता है। वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर पृथक पाठ्य वस्तु के निर्धारण की व्यवस्था न होने के कारण एक सामान्य पाठ्य वस्तु की रचना की जाती है। इस रचना के कारण ही उसमें सभी छात्रों की योग्यता एवं स्तर का ध्यान रखा जाता है। छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार पाठ्य वस्तु का चयन करने पर छात्रों को कठिनता का सामना नहीं करना पड़ता तथा छात्रों का स्तर भी उच्च एवं प्रभावी बन जाता है। अब इसका चौथा मूल्य वो है सोपान मूल्यांकन। इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। मूल्यांकन के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है कि जिस पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाता है वह किस स्तर तक सही है और बनाए हुए पाठ्य वस्तु के छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्यांकन के अभाव में पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं माना जा सकता। प्रत्येक विषय में मूल्यांकन अभ्यास का समावेश अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि जब तक हम पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम उनकी त्रुटियों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब हम पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु में सुधार नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है कि संशोधन एवं सुधार के लिए मूल्यांकन की अति आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य कराते समय पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इकाइयों को एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। इसके बाद साप्ताहिक व महीने में 1 या 2 बार परीक्षा लेना आवश्यक होता है। इसी के द्वारा आप अपने परीक्षण कार्य का मूल्यांकन कर सकते हो। छात्रों के स्तर का भी पता लगाने में मूल्यांकन की मुख्य भूमिका होती है। इस प्रकार मूल्यांकन सामग्री पाठ्यक्रम विकास का महत्वपूर्ण सोपान है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के द्वारा विकास प्रक्रिया मूल्यांकन की विषय वस्तु को लिया गया है।